हाँ, कोरोना करके मैं मान सकता हूँ कि हमारे डाइवोर्स के केसेस में कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है। हम कोरोना को इसके लिए जिम्मेवार नहीं कह सकते, जो कि ये हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बढ़ रहा, हमारे समाज में तनाव बढ़ रहा है। कोर्ट में कभी मैरिज ना तो रजिस्टर्ड होती है, ना कभी कोर्ट में मैरिज होती है। क्रिमिनल रिट पिटीशन भी हम डाल सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें कोर्ट हमारे जो कंटेंट्स हैं उनको देखकर हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। लिव इन रिलेशनशिप को इवन सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है कि आप एक दूसरे के साथ बिना शादी के रह के देख सकते हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में लव मैरिज ज़्यादा हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के प्रोमिनेंट वकील शैलेंद्र राणा जी। शैलेंद्र राणा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। आज हम जो क्वेश्चन इनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल और फैमिली लॉ में एक्सपर्ट है, हम इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से जो रिलेशनशिप में दरारें पड़ रही हैं और जो डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, उसका मेन रीजन कोरोना ही है या कोई और उसका कारण है जिसकी वजह से एकदम 3-4 महीनों में डिवोर्स के केस ज्यादा बढ़ने लगे हैं? उसके लिए आप हमको कुछ पॉइंट बताएं भी। इस रिलेशनशिप को जो दरारें पड़ रही हैं, ये रिलेशनशिप जो टूटने की कगार पे है, ऐसी जो नौबतें आ गई हैं, ये कैसे दूर हो सकती हैं और हमारा लॉ क्या कहता है? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार, और खबर आपकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक समाज के रिलेशनशिप जो एक मियाँ बीवी का, एक हस्बैंड वाइफ का है, उसको लेके मुद्दा बना के सोचा कि ये लोगों के बीच में पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप में जो दरार आ रही है, जो हमारे समाज में आज डिवोर्स का रेशो बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है। तो जैसा कि अभी मुझसे पूछा गया कि क्या ये कोरोना करके हमारे बीच में डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, कोरोना करके मैं मान सकता हूँ कि हमारे डिवोर्स के केसेस में कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में जो हमारा सारा काम काज बंद हो गया और हम अपने घरों में कैद होकर रहे, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे, अपने हस्बैंड को वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिला। जबकि पहले ये होता था कि सुबह आप घर से निकल जाते थे, शाम को घर आ रहे थे, ठीक है, और जब आपको समय ज़्यादा एक दूसरे के साथ बिताने का मिलता है तो नेचुरल है दरार पैदा होती है। और दूसरा, हम कोरोना को इसके लिए जिम्मेवार नहीं कह सकते, इसके लिए बेसिकली जो जिम्मेवारी है वो है हमारे बीच में बढ़ता तनाव, जो कि ये हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बढ़ रहा, हमारे समाज में तनाव बढ़ रहा है। समाज में तनाव किन वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि हम पैसे के पीछे लगा लो, या आप ये लगा लो कि अपनी इच्छाओं के पीछे इस तरह से भाग रहे हैं कि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जब हम एक दूसरे को समझने का ही प्रयास नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि हमारे बीच में दरारें भी आएंगी और डिवोर्स का रेशो है वो बढ़ेगा। और डिवोर्स का रेशो बढ़ने का, जैसे कि माना जाता है कि मुझसे पूछा गया अभी कि इसमें हमारा लॉ क्या कहता है। लॉ हमारा ये कहता है इसके अंदर कि जो डिवोर्स है, डिवोर्स का राइट हस्बैंड और वाइफ दोनों को है। पर इसको थोड़ा मेरे हिसाब से, जैसे कि आज सामाजिक नए दौर के हिसाब से, इसको थोड़ा सा अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी ये माना जाता है कि अगर हस्बैंड को वाइफ से डिवोर्स लेना है या वाइफ को हस्बैंड से डिवोर्स लेना है तो उसके लिए कोर्ट में बहुत समय खराब हो जाता है। जबकि मेरा अपना निजी जो प्रैक्टिस में मैंने महसूस किया है, ये किया है कि हमें बिना समय बर्बाद किए, अगर हमारा आपस में नहीं बनती तो दूर होने का हमारे को मौका दिया जाना चाहिए। उसका मूल कारण ये रहेगा क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, और जिंदगी जीने के लिए अगर आपने कोर्ट में डिवोर्स के केस में किसी से तलाक लेने में ही अपने 15 साल, 10 साल, 5 साल खराब कर दिए, उसके बाद भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जहां पर अगर आपकी नहीं बन रही तो कोर्ट में प्रावधान है कि दोनों पक्ष, सेक्शन 13B में ये प्रावधान दिया गया है कि दोनों पक्ष जहां पे राजी हैं तो उनको 6 महीने का एक
लॉक इन पीरियड दिया जाता है और उसके बाद उनको तलाक दे दिया जाता है। तो उसके लिए आए बढ़ते हुए जो डाइवोर्स केसेस हैं, मैं चाहूँगा कि ये कम होने चाहिए। उसके लिए हमें एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी को समझना बहुत आवश्यक है। अच्छा, उसके जो डिवोर्स जो आप देख रहे हो अभी, ऐसा आपके पास जो केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं वो ऐसा है भी जो न्यूली मैरिड हैं वो ही हैं, या जिनके बच्चे हो गए हैं उनके डिवोर्स केस ज्यादा हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा गया कि न्यूली मैरिड केसेस के डिवोर्स ज़्यादा कोर्ट में आ रहे हैं या फिर पुराने भी। जहाँ तक कि मेरी प्रैक्टिस का सवाल है, पहले क्या होता था कि न्यूली मैरिड केसेस ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि आज के दौर में हमारे समाज में लव मैरिज का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, और जिसकी वजह से जब लड़का लड़की एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे पास इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे। परंतु अब देखने में यह आ रहा है कि जो शादियां आज से 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी हैं, वो भी लोग डाइवोर्स के लिए आ रहे हैं। उसका कारण एक आप ये भी कह सकते हो कि हमारे जो समाज में है आज की डेट में, पहले कानून के बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि मैं इससे अलग भी हो सकती हूँ या मैं इससे अलग भी रह सकता हूँ। डाइवोर्स के बारे में जो हमारी नॉलेज थी वो कम थी। आज मीडिया है, आज मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लोगों की इतनी नॉलेज हो गई है कि हाँ, मेरी नहीं बन रही तो मेरे क्या अधिकार हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे को हमारे अधिकार पता होने चाहिए। अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे को हमारे अधिकार पता है तो हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मुझसे पूछा गया कि न्यूली मैरिड केसेस ज्यादा आ रहे हैं या पुराने केसेस भी आ रहे हैं, आज मैं कहना चाहूंगा आज की डेट में तो रेशो बराबर है, क्योंकि अधिकारों की जैसे जैसे जिसको नॉलेज हो जाती है वो उसके अनुसार अपने अधिकारों का सदुपयोग करता है, और जो कि किया जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, हम ये पूछना चाहता हूँ, जब भी अभी आपने बताया था अभी कोर्ट 6 महीने का टाइम देती है। अभी 6 महीने के अंदर अगर आपने कोई आपकी सहमति होती है तो आप डिवोर्स केस वापस ले सकते हो। तो कम से कम टाइम कोर्ट कितना लेती है और मैक्सिमम टाइम कितना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डिवोर्स जब हमने कोर्ट में फाइल करना होता है, उसके प्रति हमारे कानून में हमें अधिकार दिया गया है कि जहाँ पर दोनों पक्ष राजी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं और दोनों राजी हैं, तो वो एक ज्वाइंट पिटीशन सेक्शन 13B में कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसमें उनको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। और 6 महीने के बाद जब वो आके कहते हैं कि ठीक है, आज भी हम इसी परिस्थिति में खड़े हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो ऑन द वेरी सेम डे उनको तलाक दे दिया जाता है, ताकि वो अपना अगला जीवन आराम से बिता सके। और जहां तक सवाल है कि जहां पर एक पक्ष राजी है और एक पक्ष राजी नहीं है, किसी तनाव की वजह से या किसी झगड़े की वजह से एक पक्ष कोर्ट में जाकर अपने डिवोर्स लेना चाहता है और डिवोर्स की पिटीशन फाइल करता है, तो उसको कितना समय लग सकता है? तो उसमें समय कोई निश्चित समय नहीं हमारे कानून में है कि कितना समय दिया गया है। उसमें जब हम डिवोर्स फाइल करते हैं वो सेक्शन 13 खाली 13 में फाइल होता है, और उसमें दोनों को अधिकार है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, कि वो किस आधार पे चाह रहा है कि हम डिवोर्स लेना है इनसे, अपने दूसरे पक्ष से। तो उसके अंदर कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, परंतु हाँ, वहां उस केस में मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 months और मैक्सिमम कोई टाइम नहीं है, 2 साल 1 साल, जैसे जैसे प्रोसेस है उसका। पहले जैसे लड़की ने डिवोर्स फाइल किया है वो अपनी गवाही कराएगी, उसके बाद उसकी गवाही बंद हो जाएगी, लड़के ने जो गवाही देनी है वो अपनी गवाही देगा, उसके बाद बहस होएगी। और इस कोर्ट के प्रोसेस में जितना भी समय लगेगा वो एक कोर्ट का प्रोसेस है, उसका कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, और वो उसके अनुसार डिवोर्स हो जाएगा कि जैसा कि उन्होंने अपने गवाही कोर्ट में पेश करी है उसके अनुसार कोर्ट अपना फैसला दे देगी। अब तक आप कितने डिवोर्स करा चुके हो और कितनी शादियां रजिस्टर करा चुके हो? जहाँ तक शादियां करवाने का सवाल है, तो शादियां तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंदिरों में ही होती हैं। हाँ, जहाँ तक हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन का सवाल है, लगभग 870 के करीब मैंने प्रोटेक्शंस कराई हैं। और डाइवोर्स केसेस के बारे में जहाँ तक मेरे से पूछा जाए तो लगभग मैंने 200 प्लस डाइवोर्स केसेस अब तक किए होंगे। मतलब जोड़े ज्यादा है, तोड़े ज्यादा हैं, तोड़े कम। ये हमारे समाज का एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि हमारे समाज में जो एक गलत धारणा है ये
कि कोर्ट मैरिज हम जाके करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सारी पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट में कभी भी मैरिज नहीं कराई जाती। कोर्ट मैरिज कराने के लिए नहीं है। मैरिज हमेशा हमारे रीति रिवाज के अनुसार होती है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी मैरिज मंदिर में होएगी, अगर हम सिख हैं तो हमारी जो रीति रिवाज के अनुसार गुरुद्वारे में होएगी, मुस्लिम हैं तो उनकी उसमें होएगी, और चर्च में होएगी क्रिश्चियंस की। हमारे धर्म के अनुसार हमारी मैरिज हमारे धार्मिक स्थल पे और हमारे रीति रिवाजों के अनुसार होती है। जहां तक प्रोटेक्शन का सवाल है, प्रोटेक्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जहां पर हमें लगता है कि लड़का लड़की भाग के आए हैं और उनकी मैरिजेबल एज है, जो कि हमारा कानून कहता है कि किसी भी शादी को वैध करने के लिए हमारा कानून ने लड़की की उम्र रखी है 18 साल और लड़के की है 21 साल। तो जहां पर लड़के 18 साल और लड़का 21 साल का है, उनको अपना भला बुरा सोचने का और अपनी इच्छा से अपनी शादी करने का पूर्ण अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। जहां पर ये कोर्ट को लगता है कि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले उनकी शादी से नाखुश हैं और उनको लगता है कि हमारे को खतरा है, तो हमारे को घर वाले मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं या हमारे साथ कोई गलत वारदात कर सकते हैं, तो हमारे संविधान में हमारे को अधिकार दिया गया है कि आप कोर्ट में प्रोटेक्शन फाइल कर सकते हो, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसको कोर्ट कंसीडर करती है। और प्रोटेक्शन कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ सेक्शन 482 में वाइड पावर है हाई कोर्ट्स को, उसमें फाइल कर सकती है। और क्रिमिनल रिट पिटीशन भी हम डाल सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें कोर्ट हमारे जो कंटेंट्स हैं उनको देखकर हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जहां तक सवाल है कोर्ट मैरिज का, और मैरिज रजिस्टर्ड का, कोर्ट में कभी मैरिज ना तो रजिस्टर्ड होती है ना कभी कोर्ट में मैरिज होती है। मैरिज जो हमारी होती है वो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारे धर्म के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार होगी, और जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रार जो भी सरकार नियुक्त करती है। अगर म्युनिसिपल एरिया में आप रहते हैं तो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिसको पावर दी गई है, और अगर आप तहसील एरिया में रहते हो तो तहसीलदार को जनरली पावर दी गई होती है कि एज एन मैरिज रजिस्ट्रार वो कार्य करता है और उसको मैरिज को रजिस्टर्ड करता है। तो ये तीनों अलग अलग प्रक्रिया है। मैरिज करना एक अलग प्रक्रिया है, कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना एक अलग प्रक्रिया है, और मैरिज को रजिस्टर्ड कराना एक अलग प्रक्रिया है ना। कई बार ऐसा होगा जैसे आपके पास जोड़े आते हैं, वो कहते हैं हमने ये इंटरकास्ट मैरिज होती है या कास्ट में भी होती है, वो कह रहे हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हमको प्रोटेक्शन दीजिए। आपने प्रोटेक्शन दिला दी, उसके बाद ऐसा होता है भी साल बाद वही जोड़ा फिर आपके पास अभी अब हमारा झगड़ा हो गया, अब हमारा तलाक भी आप कराओ। ऐसे भी केसेस आए हैं कुछ? ऐसे भी नंबर ऑफ केसेस आते हैं। उनका मैं कारण ये मानता हूं कि जब हम घर से भाग के शादी करते हैं उस टाइम हमारे जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि नंबर ऑफ केसेस में ये होता है कि लड़का लड़की अपने बिना फ्यूचर को डिसाइड किए घर से भाग जाते हैं। जैसे कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, जबकि प्यार एक अलग ही परिभाषा रखता है जिसको चलो हम आपस में डिफाइन नहीं कर सकते। जो केसेस हमारे पास दोबारा इसलिए आते हैं क्योंकि वो लड़की की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि लड़का ये जैसे कमा रहा है खा रहा है, जब तक आप कमाने खाने के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, मैंने एक नंबर ऑफ केसेस ऐसे देखे हैं, मेरे ख्याल लगभग कोई भी एक भी शादी ऐसी डिवोर्स के लिए नहीं आई होगी जहां पर दोनों अर्निंग कर रहे हो, दोनों कमा रहे हो। वही लोग जल्दी डिवोर्स के लिए आते हैं जहां पर वो ना कमा रहे होते, ना उनको ये पता होता कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमने करना क्या है। आपने तो लड़के लड़की को प्रोटेक्शन दिला दिया, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी कई बार सवाल उठते होंगे। देखिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए जहां तक सवाल है, हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, पर ये हमारा कार्य है। अगर कोई हमारे पास पिटीशन डलवाने के लिए आया है तो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसके अधिकारों के बारे में उसको ज्ञान देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और ये मेरा प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि मुझे उनका जो पिटीशन डालनी है वो डालनी है। तो जहां तक आपने सवाल पूछा कि ऐसे लड़के लड़की भी आपको प्रोटेक्शन लेने के बाद आते हैं कि भी माँ बाप से खतरा है, बिल्कुल सिर्फ इसीलिए वो हमारे पास आते हैं कि उनको माँ बाप से खतरा होता है, उनको डर होता है।
जहाँ पे माँ बाप, जैसे हमारे हरियाणा में बहुत है कि खाप पंचायत का निर्णय आपने सुना होगा, मनोज बबली हत्याकांड का जो मेन केस हमारे नॉर्थ साइड का रहा है कि दोनों को सड़क पे मार के फेंक दिया था। उसके बाद से प्रोटेक्शन को बहुत सीरियसली हाईकोर्ट भी लेती है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कि हमारे को इस बारे में नुक्कड़ सभाएं करके या किसी भी तरह सोशल मीडिया के द्वारा समाज में ये जागरूकता लानी होगी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, मैरिज कोई भी हो, एक बहुत ही मूल आधार का मुद्दा है। इसके बीच में जो अधिकार हैं हमारे, उनके हनन नहीं होना चाहिए। जिसके माँ बाप ये समझते हैं कि मेरी लड़की घर से चली गई और उसने लव मैरिज कर लिया भाग के, ये मेरे बहुत ही ईगो की बात है, मेरे समाज में नाक कट गया, ये कट गया, ये अवधारणा समाज में धीरे धीरे बदल रही है, परंतु इसको अभी समय लगेगा। जैसे हम घर बनाने से पहले सोचते हैं ना भी जमीन लेनी है, उसका नक्शा, फिर पैसे का अरेंजमेंट करना है, ऐसे हम सोचे भी शादी करनी है लड़के ने, उसको बताओ भी, उसके लिए आप मतलब बताओ भी क्या क्या चीजें आपने सोची। और लड़की ने भी अगर शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, तो पहले किन चीजों का लड़का ध्यान रखना चाहिए और लड़के में वो काबिलियत होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर लड़की ऐसा स्टेप उठा रही है, उनका लड़का ऐसा स्टेप उठा रहा है। जहां तक लड़का और लड़की का सवाल है, पहले तो देखो उनकी कानूनी रूप से शादी करने की उम्र पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला ध्यान तो इसी चीज का रखना चाहिए कि हम शादी की उम्र के लायक हों, और उम्र के साथ साथ ही इंसान के अंदर तजुर्बा आता है। लड़के की उम्र हमारे कानून में 21 साल रखी गई है और लड़की की उम्र हमारे कानून में 18 साल रखी गई है। सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो अपनी उम्र का ध्यान रखें। जब तक आपकी उम्र ना हो तब तक अपने शादी के बारे में मत सोचें। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि लड़का और लड़की दोनों पहले ये डिसाइड करें कि हम एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ये सब प्यार में लगता है उनको, बहुत जल्दी हो जाती है कई बार कईयों को कि हाँ मैं इसके साथ सारी उम्र रह लूंगा। नहीं, मैं कहना चाहूंगा इस चीज का जरूर ध्यान रखें, लड़की की भी, लड़का का कमाई का जरिया क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है। मैं ये कह सकता हूं कि लड़के के अंदर कमाने की इच्छा होनी बहुत जरूरी है। इनकम ऑफ सोर्स मैं मान सकता हूं कि आज की डेट में किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कम है, ज्यादा है। लड़की ये मत सोचे, हाँ लड़के के अंदर कमाने की इच्छा जरूर देखे लड़की। प्यार में परेशानियां नहीं बताई जाती। प्यार जैसे हम बोलते हैं उसको सब कुछ अच्छा लगता है, भी ऐसे ऐसे प्लान होगा और ऐसा ही होगा। वो लड़की भी ऐसे ही सोचती है, लड़का भी ऐसे ही सोचता है। जो परेशानियां होती है वो शादी के बाद जब इकट्ठे रहने लग जाते हैं फिर पता लगता है भी इसका मैरिज का मतलब एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी के दोनों कई बार काबिल नहीं होते, फिर वो लड़ाई झगड़ा था, कई बार तो मतलब या सुसाइड हो जाती है या एक दूसरे की हत्या हो जाती है। आप ऐसे केसेस बहुत होते हैं आपके पास भी। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको ऐसी बुक्स में डालना चाहिए। दूसरा, मैं चाहूंगा कि जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ शादी करने का निर्णय ले लेते हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए जहां पर वो जाके काउंसलिंग ले सकें कि शादी के बाद इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं या इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, या शादी के बाद हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। उन चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए जरूर हमारी सरकार को काउंसलिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने चाहिए और वो मुफ्त में काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि लोग उसमें आने से हिचके मत। तो ज्यादा ये आपने देखा जो लव मैरिज हो रही है ये ज्यादा शहरी लोग ही करते हैं कि जो गांव वाले भी आपके पास केसेस ज्यादा आते हैं? क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना, गांव में तो, शहरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता मोस्टली, मैंने देखा है पेरेंट्स मान ही जाते हैं। गांव में तो आपको पता ही है, मतलब हरियाणा में जैसे खाप पंचायतें हैं वहां पे तो कत्ल भी हो जाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, ज्यादा केसेस अब शहरों से ही आ रहे हैं कि गांव से भी इतने केसेस आ रहे हैं? शहरों और गांव से केसेस का जहां तक रेशियो है वो तो लगभग बराबर सा है, पर गांव में जो भागने का रेशियो है वो ज्यादा है। शहरों में तो ये है म्यूचुअल अंडर कंसेंट से दोनों एक जगह जॉब कर रहे हैं, वो आके भी कह देते हैं कि भाई हमने सर यहाँ शादी कर ली, और शायद घर वाले ना मानने तो हम इसलिए प्रोटेक्शन पिटीशन अपनी फाइल करना चाहते हैं। जहां तक गांव के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, वहां से ऐसे लोग ज्यादा आते हैं जो डर के भागते हैं, रात को भाग लिए और सुबह उनको ये होता है कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ के मार देंगे। जैसे डेटिंग ऐप बन गई हैं अब तो, मतलब ऐप्स इतनी बन गई हैं, लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब डिसीजन खुद यंगस्टर आप ले रहे हैं। आपको कैसा लगता है आज से 5 साल बाद के रिलेशनशिप के मामले में? मुझे लगता है 5 साल बाद जब रिलेशनशिप की बात हुआ करेगी तो यही हुआ करेगा कि नंबर ऑफ केसेस लव मैरिज के बढ़ गए हैं। लव मैरिज में बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हमारा पुराना आधारभूत ढांचा है
अरेंज मैरिज का, उसमें एक बिचौला सिस्टम होता है, उसमें कहीं ना कहीं जहां तक मैंने महसूस किया है कि जहां पर नहीं दो लोगों की बनती तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस करते हैं कि मैं जबरदस्ती बंधा हुआ हूं और वहां से भागने का मुझे मौका किन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा। और जैसे कि आने वाला फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं लव मैरिज के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जहां पर बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक हमारे समाज में सोशल मीडिया एक्टिव इतना है, डेटिंग एप्स बन गई हैं, एक दूसरे को जानना पहले जैसे जान लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को इवन सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है कि आप एक दूसरे के साथ बिना शादी के रह के देख सकते हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में लव मैरिज ज़्यादा होंगे। अगर लड़की घर में तंग है, उसका घर वाला या उसके सास ससुर उसको मार पीट रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कानून क्या कहता है, वो क्या क्या स्टेप ले सकती है और कानून कैसे उसकी रक्षा कर सकता है? देखिए, हमारे समाज में पुरुष प्रधान हमारे समाज को कहा जाता है और हमारे समाज में अवधारणा है कि जो मर्द है वो औरत को अपने पैर की जूती समझता है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हमारे जो कानून में आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा औरतों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, परंतु उन अधिकारों की ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझसे पूछा गया कि औरत को अगर उसके घर वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसके नेचुरल है, उसके पास बहुत से अधिकार हैं। अगर उसकी शादी को 7 साल तक हुए हैं तो वो दहेज के लिए अगर उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करते हैं ससुराल पक्ष, तो वो दहेज के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। और सन 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको हम हिंदी में घरेलू हिंसा बोलते हैं, एक कानून बनाया गया जिसमें घर में जो हमारी बहू बेटी है उसके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, चाहे वो उसमें लेडीज है चाहे जेंट्स है, वो उनके खिलाफ एक घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकती है। दूसरा, हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया है कि अगर हमारा पति हमारे को पैसे नहीं देता, क्योंकि समाज कानून ये कहता है कि आप उसकी लीगली वेडिड वाइफ हो और लीगली वेडिड वाइफ को मेंटेन करने का, मेंटेनेंस का अधिकार, उसका भरण पोषण करने का अधिकार हमारे कानून में सेक्शन 125 सीआरपीसी में हमें दिया गया है, जिसके तहत वो कोर्ट में अपने खर्चे के लिए एप्लीकेशन दे सकती है और जिसको कोर्ट डेफिनेटली कंसीडर करती है और उसको मंथली खर्चा दिया जाता है। तो दहेज के लिए कानून क्या बना और उसका जो मैंने सुना है उसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ है, तो उसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है? जहां तक दहेज के कानून की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि दहेज का जो कानून है वो है सेक्शन 498 498 और 498 में ए में इसकी सजा का प्रावधान है। इसका दुरुपयोग बहुत हुआ। इस दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि लड़कियां झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं और लड़के के माँ बाप को, लड़के को पुलिस क्या करती थी, हमारी पहले उठा के अंदर डाल देती थी और कई कई महीने बेचारे वो बिना किसी कसूर के जेल में पड़े रहते थे। परंतु अब नया कानून जो है ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कभी भी कोई अगर लड़की थाने में, चौकी में आके दरखास्त देती है कि उसके घर वाले उसे दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, ससुराल पक्ष के लोग, तो इसकी पहले एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले नोटिस दिया जाता है, उसको शामिल तफ्तीश कराया जाता है, जहां पर तथ्य को पूरा वेरीफाई किया जाता है। जब वेरिफिकेशन में ये पाया जाता है कि हाँ यहाँ पर सच्चाई में दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, फिर वो मुकदमा दर्ज किया जाता है और तब आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें सजा का प्रावधान क्या है? कम से कम कितनी सजा और मैक्सिमम कितनी सजा हुई है? जहां तक दहेज के कानून में है, मिनिमम हम 2 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा का प्रावधान हमारे कानून ने हमें दिया है। और दहेज की वजह से किसी की डेथ हो गई हो, जैसे हमने सुना है अभी दहेज की वजह से लोग लड़की को भी मार देते हैं। हाँ, जहां तक दहेज की डेथ का सवाल है, उसमें हमारा कानून सेक्शन 304 बी लगाया जाता है, जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान दिया गया है। उसके अंदर अगर किसी लड़की की डेथ उसके ससुराल पक्ष में 7 साल की शादी के अंदर हो जाती है तो उसमें 304 बी का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। और इसमें क्या प्रावधान है सजा का? इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान दिया गया है। अच्छा, जैसे ऐसे अगर उल्टा हम करें, ये तो दहेज हो गए, इसमें लड़कियां ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। ऐसे अगर कई केसेस ऐसे हैं जिनमें शादी करा के लड़का फंस जाता है, वो कहता है भी मैं तंग हूं अपनी वाइफ से, अपने उनके ससुराल वालों से,
ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं हर जगह हमारे समाज में लड़के का कसूर नहीं होता। और जब ये हमारा दहेज का कानून है, इसमें हमारे को दोनों को दहेज लेना और देना दोनों को अपराध बताया गया है। और हमारे समाज में जो आज की तारीख में प्रचलन चल रहा है कि लड़कियां झूठे भी और सच्चे भी मुकदमे दर्ज कराती हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए इसके अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने का पहले प्रावधान किया है कि पहले इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पूरा किया जाए, उसके बाद इसमें आगामी कार्रवाई को किया जाए। शैलेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे है, अभी जैसे ये इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही हैं और जो हमारा जो ये यूथ जनरेशन है, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, वो अब सब कुछ ऑनलाइन चाहते हैं, वो सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आने वाले 10 साल में आप क्या सोचते हैं, ये जो इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही हैं, इससे जात पात बिल्कुल खत्म हो जाएगा? खाली मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से जात का, देखो हर एक हमारे समाज में हर एक इंसान चाहता है, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ लिख के इन दायरों से ऊपर उठ गया, वो चाहता है कि जात पात का जो हमारे समाज में प्रचलन है ये ख़त्म होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि ये जात पात का प्रचलन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ये एक सराहनीय इसके अंदर रोल प्ले करेगा लव मैरिज का, कि जात पात को ख़त्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और लास्ट हम ये कहना चाहते हैं भी, अगर आपसे क्रिमिनल और फैमिली लॉ के बारे में अगर हमारे दर्शक आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको, हमारी खबर आपकी ईमेल पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। शैलेंद्र लाल जी, हमारे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।